सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर नेशनल इनकम से, और जो नोट्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिवीजन को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, आपने पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक्स के स्टडी को हम लोग दो तरीके से डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है जिसको आप एम आई कहते हो, और दूसरा होता है एम ए, मैक्रो। ठीक है, तो माइक्रो वाले में ना हम लोग इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, इंडिविजुअल कंपनी के डिमांड की बात करते हैं, सप्लाई की बात करते हैं, राइट, इंडिविजुअल प्रोडक्ट के प्राइस की बात करते हैं। जब इंडिविजुअल किसी चीज की बात हो, दैट कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम एग्रीगेट की बात करते हैं। ठीक है, एग्रीगेट की जब बात करेंगे ना, इकोनॉमी एज अ होल की बात करेंगे, पूरा सब कुछ मिला के, मतलब पूरा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मतलब सारी वस्तुओं और सेवाओं का जो डिमांड है उसके बारे में बात करेंगे, सारी वस्तुओं और सेवाओं को जो सप्लाई है उसके बारे में बात करेंगे। दैट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एम ए। ठीक है, एक सामान की बात करेंगे माइक्रो, और सारे सामान इन सारी सर्विसेज की बात करेंगे तो वो मैक्रो में आ जाएगा, एम ए में आ जाएगा। तो इसमें हम लोग इकोनॉमिक वेरिएबल ऐसे को पढ़ते हैं जो कि इकोनॉमी एज अ होल को इफेक्ट करता है। जैसे हम लोग नेशनल इनकम की बात करेंगे, पूरे देश का इनकम, एक व्यक्ति के नहीं इनकम की बात हो रही, पूरे देश के इनकम की बात हो रही है। एक व्यक्ति के एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही, पूरे देश के व्यक्ति के एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, जनरल प्राइस लेवल की बात हो रही है। तो ये सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में आता है। और ये जो डिवीजन है माइक्रो एंड मैक्रो के बीच में किसने करा था? रैगनर फ्रिश ने किया था 1933 में। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझते हैं। देखो ये चीजें हम ना धीरे धीरे और ज्यादा डीप होती चले जाएंगे, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि कठिन नहीं होगा, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? देखो, इनकम का सर्कुलर फ्लो, इनकम का सर्कुलर फ्लो। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कोई चीज अगर आपको प्रोड्यूस करनी है तो आपको कौन कौन से फैक्टर्स को लगाने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको चाहिए होगा लैंड। ठीक है, जैसे टाटा कंपनी है, उसको अगर नैनो कार बनाना है, नैनो कार, तो उसके लिए सबसे पहले आपको लैंड चाहिए हो। ठीक है, लैंड में खाली लैंड नहीं आता है, प्लस नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज वो भी लैंड में कंसिडर किया जाता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। ठीक, उसके बाद चाहिए होगा लेबर। लैंड पे बैठ के तो घास नहीं छीलेंगे, उसके लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी, मतलब वहां पे काम करने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, उस कैपिटल का आप यूज करोगे टूल्स वगैरह खरीदने के लिए, मशीन खरीदोगे, आप बिल्डिंग बनाओगे, तो ये सारी चीजें, फैक्ट्री सेटअप करोगे। और लास्ट में आपका जो होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर का जो काम होता है वो ये होता है कि बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करे और तब चीजों को प्रोड्यूस करे। जैसे टाटा कंपनी, वो यहाँ पर टाटा के जो मालिक हैं वो यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप वो फैक्टर, ठीक है, वो एंटरप्रेन्योर है जिनका काम है कि लैंड लेबर कैपिटल, जो बाकी तीनों फैक्टर्स होते हैं ना, लैंड लेबर कैपिटल, अपने से तो काम नहीं करेंगे, उनको एक जगह कंबाइन करना पड़ता है। और क्या काम होता है एंटरप्रेन्योर्स का? उनका काम होता है मार्केट के रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को बियर करना। अच्छा, जब कोई चीज प्रोड्यूस होगी तो इनको क्या क्या रिवॉर्ड मिलेंगे? रिवॉर्ड की बात करूं या बेनिफिट की बात करूं तो लैंड को मिलेगा रेंट, लेबर को मिलेगा वेजेस, कैपिटल को मिलेगा, कैपिटल को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर्स को मिलेंगे। तो होता क्या है इस केस में? समझो, हाउस होल्ड। इस केस में अगर आपको मैं बताऊं तो हाउस होल्ड जो होते हैं ना, वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर होता है। ओनर कौन होता है? हाउस होल्ड। जैसे अभी मैंने बताया कि नैनो कार बनाने के लिए टाटा कंपनी को लैंड चाहिए, कहाँ से मिलेगा? हम ही और आपके जैसे लोगों के लैंड को वो परचेज करेंगे या रेंट पे लेंगे। लेबर हमारी और आपके जैसे लोगों को हायर करेंगे, अपने यहाँ पर काम करवाएंगे। कैपिटल कैसे? हमारे आपके ही जो पैसे होंगे वो बैंक में हमने रखे होंगे और वही वो चीज़ यूज करेंगे। ठीक है, तो सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसके मालिक कौन होते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर। अब देखो सर्कुलर फ्लो किस तरीके से काम करता है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करते हैं? अपने लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप को वो प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को। ठीक, वो क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को। फर्म्स क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, चीजें प्रोड्यूस करता है, और फिर उसको खरीदता कौन है? हाउस होल्ड को। मतलब टाटा कंपनी को हम लोगों ने अपना लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप दिया, और टाटा कंपनी ने क्या किया? कार प्रोड्यूस किया, जिसको किसने परचेज किया? उसको हाउस होल्ड सेक्टर ने किया। तो गुड्स एंड सर्विसेज को वापस से फर्म्स हाउस होल्ड की तरफ मूव करवा देती है, या वहां से मूव कर जाता है हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। और ये फ्लो आप देख रहे हो, सर्विसेज उधर गया, फैक्टर सर्विसेज, और उसके बाद फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में वापस से हाउस होल्ड सेक्टर के पास गुड्स एंड सर्विसेज भेज देती है। इस फ्लो को क्या कहते हैं? इस फ्लो को हम लोग कहते हैं रियल फ्लो, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि रियल सामान की बात हो रही है। ठीक, दूसरा जो फ्लो है दैट इज मनी फ्लो। इसमें क्या होता है? जैसा मैंने आपको बताया कि जब फैक्टर सर्विसेज दिया गया, यहां पर क्या हुआ कि फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया गया है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, उसके लिए बदले में तो पैसा मिलेगा ना।
रिवॉर्ड तो मिलेगा ना, तो फर्म क्या करती है, रिवॉर्ड देती है, फैक्टर पेमेंट करती है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के रूप में। और रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के रूप में जब हाउस होल्ड के पास पैसा आता है, तो पैसा है तो क्या है, पैसा है तो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगी ना फर्म से, तो पैसा एक्सपेंडिचर के रूप में फर्म सेक्टर टाटा कंपनी को दे देगी कि टाटा कंपनी लो 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 पैसा ले लो, अब हमको कार खरीदना है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, मतलब फर्म्स ने पैसा दिया, मतलब सैलरी दी। से मैं काम कर रहा था टाटा कंपनी में, तो टाटा कंपनी ने मुझे सैलरी दिया, मुझे वेजेस दिया, और फिर मैंने जाकर टाटा कंपनी की कार खरीद ली। तो ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं मनी फ्लो। समझ में आ गई चीज है? तो ये इस तरीके से काम करता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब समझते हैं स्टॉक एंड फ्लो। आसान भाषा में समझेंगे स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, इस चीज को बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। जैसे आपके छत पे ना एक टंकी लगी होती है, वाटर टैंक होता है, उसमें बहुत सारा पानी होता है, और उसके बाद नीचे पाइपलाइन से जाती हुई कहीं पे एक टैप लगा होता है जिसमें से पानी आता रहता है। ठीक है, पानी आता रहता है, पानी आता रहता है, पानी आता रहता है। तो ये जो टैंक में पानी है ना, टैंक में पानी है, दैट इज अ स्टॉक। और जो नल से पानी आ रहा है, नल से यहाँ पे पानी आ रहा है, वो है फ्लो। इस चीज को समझो, ऐसे याद रखोगे बिल्कुल समझ जाओ। स्टॉक ऐसे कंसेप्ट होते हैं, स्टॉक ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो कि टंकी में रखे हुए पानी जैसे होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे, चुन्नू लाल, चुन्नू बेटा ये बताओ कि ऊपर टंकी में कितना पानी है, जाके ऊपर देखोगे 50 लीटर पानी है। तो 50 लीटर पानी है तो बता सकते हो ना अभी। शाम में फिर मम्मी ने बोला, चुन्नू बेटा ऊपर जाओ, कितना पानी है छत पे देख के आओ। आपने बोला कि मम्मी 20 लीटर पानी है। सिंपल सी बात है, आप इसको मेजर कर सकते हो कभी भी। अब पापा ने बोला, चुन्नू बेटा इधर आओ, नल में कितना पानी है, अभी कितना पानी है। अब बोलोगे पापा आप तो गजब है बात करते हैं, पानी को जो निकल रहा है उसको हम कैसे मेजर करें। आप ये बताओ पापा कि ऐसे क्वेश्चन पूछो, आप गलत क्वेश्चन पूछो, आप ये पूछो कि 1 मिनट में कितना पानी निकल रहा है, 1 घंटे में कितना पानी निकल रहा है, तो ना मैं बता पाऊंगा। और कोई आपसे पूछे कि नल में कितना पानी निकल रहा है, तो आप उसको कैसे बताओ। आपको उसके लिए टाइम पीरियड की जरूरत पड़ेगी। हाँ, 1 मिनट में कितना पानी निकल रहा है तो बता देंगे 1 मिनट में इतना पानी निकल रहा है, अगर 1 घंटे की बात करेंगे तो इतना पानी निकल रहा है। तो उस चीज की बात है, तो उसको आप क्या कहोगे, फ्लो। फ्लो को हम लोग एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर कर सकते हैं। और स्टॉक को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी बोले मम्मी छत पे जाओ पता करके आओ पानी कितना है, हम लोग कर सकते हैं। अभी इतने बजे इतना पानी है, 15 लीटर पानी है, 2 बजे 10 लीटर पानी, जो भी है हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन जो निकलता हुआ पानी उसको हम लोग पीरियड ऑफ टाइम में कर सकते हैं। हालांकि अब पापा बोले हैं तो करना ही पड़ेगा, वरना चपेट खाएंगे पापा से, फिर जवान नहीं लड़ाया जाता है, वरना बहुत बुरे हालात होते हैं, बहुत हानिकारक होता है सेहत के लिए। बट फिर भी उनको समझाना पड़ेगा कि पापा जी पीरियड ऑफ टाइम बताओ, आप बताओ कि 1 घंटे, 1 मिनट, 1 हफ्ते की बात पूछ रहे हो कि कितने देर की बात पूछ रहे हो। तो वो कंसेप्ट जो होता है दैट इज फ्लो कंसेप्ट। आई होप ये चीजें आपको याद रहेंगी। पीरियड ऑफ टाइम में जो मेजर किया जाता है दैट इज फ्लो, एंड स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में किया जाता है दैट इज फ्लो। और वो क्या चीज है, वेल्थ। सिंपल सी बात, अगर मैं नेशनल वेल्थ की ना भी बात करूँ, सिंपल आपकी वेल्थ की बात करूँ, चुन्नो बेटा तुम्हारा संपत्ति कितना है, वेल्थ कितना है, बता दोगे कि मेरे पास ये ना 4 एकड़ जमीन है, 4 लाख रुपए वहां पे बैंक में रखे हुए हैं, दैट इज माई वेल्थ। ठीक, अगर कोई पूछे कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुम्हारा इनकम कितना है, तो आप बोलोगे कि देखो मेरे महीने का इनकम ये है, हफ्ते का इनकम ये है, साल का इनकम ये है। आप तो ये नहीं ना कहोगे कि मेरा वेल्थ 50,000 रुपए है, ऐसा तो नहीं कहोगे। सिंपल सी बात है, वेल्थ जब आप कैलकुलेट करते हो तो अभी भी कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरे संपत्ति कितनी। लेकिन जब आप इनकम की बात करोगे तो वो आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पीरियड ऑफ टाइम चाहिए। वो ऐसे पूछे भाई तुम्हारा इनकम कितना है, तो बोलोगे ना 1 महीने की सैलरी इतनी है, पूरे साल का पैकेज इतना है। तो वही चीज होती है। अगर आप नेशनल लेवल पे बात करोगे, नेशनल लेवल पे जो नेशनल इनकम होता है वो फ्लो कंसेप्ट होता है, बिकॉज उसका आप 1 साल में मेजर करते हो। नेशनल इनकम 1 साल की चीज है, ठीक है। वेल्थ
एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात है, तो स्टॉक हो गया, मनी सप्लाई हो गया, इन्वेंटरी हो गया, ये सब आपके स्टॉक कंसेप्ट है। इन्वेस्टमेंट हो गया, चेंज इन स्टॉक हो गया, ये सब आपका फ्लो कंसेप्ट है। पीरियड ऑफ टाइम की बात, लीकेज इंजेक्शन, सिंपल सी बात है। यहाँ पे ये नींद में बनाया गया पीपीटी, तो यहाँ पे लीकेज हो गया एंड ये इंजेक्शन हो, ठीक है। तो लीकेज मतलब क्या होता है, जिससे पैसा निकल जाए। टंकी फूट गई, पानी निकल गया तो पैसा निकल गया, तो वैसे चीज को लीकेज बोलेंगे। और इंजेक्शन मतलब पैसा डाल दिया गया, तो उसको बोलेंगे हम लोग इंजेक्शन। जैसे टैक्सेस वगैरह हो गया, पैसा निकल गया। सेविंग्स, इंपोर्ट, पैसा निकल गया। सेविंग सबसे मस्त चीज है, मम्मी क्या करती है, दादी वादी सब, वो क्या करती है, तिजोरी में पैसा रख लेगी, तकिया के नीचे पैसा रख लेंगी। तो अब ये क्या होता है, ये फ्लो में तो नहीं ना रहा, वो पैसा तो निकल गया। इसलिए कहा जाता है कि कम से कम पैसे को बैंक में रखो। बैंक वाले क्या करेंगे, बैठे रहेंगे, बोलेंगे खाली लंच कर रहे हैं, काम करवाने जाओ, वैसा काम नहीं करना है। बैंक क्या काम करती है, बैंक काम करती है कि पैसे को रखती है और जिसको जरूरत होती है उसको लोन दे देती है। तो इस चीज को याद रखोगे। तो लीकेज, घर में तकिए के नीचे पैसा नहीं रखा जाता है, नहीं तो चुन्नू बेटा उसको रात के 2 बजे उड़ा लेता है और फिर पेट्रोल डाल के गाड़ी में गेरी मारता है। तो इस चीज का ख्याल रखा जाना चाहिए, तकिए के नीचे पैसा ना रखें, बैंक में रखें, ज्यादा सुरक्षित रहेगा। इंपोर्ट, उसके बाद बात है इंजेक्शन। पैसा कैसे आता है, तो गवर्नमेंट अगर कुछ खर्चा करे, इन्वेस्टमेंट करे, एक्सपोर्ट करे, इस तरीके से पैसे आते हैं। अब टाइप्स ऑफ गुड की बात करें, सबसे पहले हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ गुड कितने टाइप के। चंदू के चाचा ने चांदनी चौक पे जलेबी की एक दुकान लगाई। जलेबी की उस दुकान में उनको जरूरत थी जलेबी बनाने की, और जलेबी बनाने के लिए जरूरत होती है चीनी की। तो चीनी को उन्होंने परचेज करा और चीनी से फिर जलेबी को बनाया, ठीक। तो चीनी उनके लिए क्या हो गया, चीनी उनके लिए हो गया इंटरमीडिएट गुड, ठीक है, क्योंकि फाइनल गुड है जलेबी, फाइनल गुड है जलेबी। तो आप कैसे आप डिसाइड करोगे कि कोई भी प्रोडक्ट इंटरमीडिएट है कि फाइनल है। तो सिंपल सी बात है, चीनी फाइनल भी है, चीनी इंटरमीडिएट। कोई पूछे चुनो बेटा चीनी इंटरमीडिएट गुड है कि फाइनल गुड है, तो बोले पकलोल पहले ये बताओ कि उसको यूज क्या किया जा रहा है, उसका फाइनल यूज क्या किया जा रहा है। उसको घर में खरीदा जा रहा है, हाउस होल्ड खरीद रहा है चाय बनाने के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइनल गुड उस चीनी को। लेकिन उस चीनी को यूज किया जा रहा है चंदू के चाचा के द्वारा चांदनी चौक में जलेबी बनाने के लिए, तो उसको आप कहोगे इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि उससे फिर क्या कर रहा है, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो इनटू अनदर प्रोडक्ट टू सेल टू द हाउस होल्ड्स और फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। जलेबी को क्या ही इन्वेस्ट करोगे, हाँ उसको आप कंज्यूम करने के लिए, तो उसको आप फाइनल गुड कहोगे। आई होप समझ गए मैं आ गई चीजें। चीनी फाइनल गुड भी है, इंटरमीडिएट गुड भी, यूज कैसे किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक। फाइनल गुड क्या होते हैं, फाइनल गुड कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर के द्वारा यूज किया जाता है या प्रोड्यूसर के द्वारा इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज किया जाता है। कंजम्पशन गुड मतलब जिसको कंज्यूमर्स यूज करेंगे, जैसे जलेबी वगैरह हो गया, सीधा खा लेंगे, कपच लेंगे। कैपिटल गुड होता है, जैसे टाटा कंपनी ने क्या किया है, टाटा कंपनी क्या करती है, ठीक है, कहीं से जैसे कहीं से मशीन वसीन खरीद के लेके और मशीन लगा लिया अपने फैक्ट्री में, जिससे वो क्या करेगी, कार बनाएगी। तो मशीन उनके लिए क्या हो गया, मशीन उनके लिए क्या हो गया, मशीन उनके लिए फाइनल गुड हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। टाटा कंपनी को, टाटा मोटर्स को गाड़ी बनानी है, ठीक है, एक कार बनानी है। अब कार में जरूरत पड़ती है टायर की, स्टीरियो सिस्टम की, गाना बजाएंगे ना, तो उस चीज की। तो टायर कहां से खरीद रहे, एमआरएफ से खरीद रहे, ठीक है। अच्छा, टाटा मोटर को कार बनाने के लिए एक मशीन की भी जरूरत पड़ेगी जिससे वो कार बनाएंगे, तो ये चीज हो गई। तो ये जो टायर खरीद रहे हैं एमआरएफ से, वो क्या हो गया, वो उनके लिए इंटरमीडिएट गुड हो गया। क्यों इंटरमीडिएट गुड हो गया, क्योंकि वो तो यूज हो गया ना, वो तो कार बनाने में यूज अप हो गया ना, ठीक है, खत्म हो गया, ये चीज याद रखें। लेकिन ये जो मशीन खरीदा था उन्होंने XYZ कंपनी से, ठीक है, क्या वो एक कार बनाया खत्म हो गया, नहीं, उससे और कार बनेंगे। तो वो कार बनाने की जो मशीन है वो क्या हो गया, फाइनल गुड है, और वो फाइनल गुड इन्वेस्टमेंट के लिए था। समझ में आ गई चीज है। इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपका गुड फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। आपको सिंपली ये देखना है क्या वो चीज प्रोडक्शन में यूज हुई है, अगर यूज हुई है तो क्या वो खत्म हो गया, अगर वो खत्म हो गया तो इंटरमीडिएट, अगर वो खत्म नहीं हुआ और भी यूज किया जाएगा तो फाइनल गुड में आ जाएगा और वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे चीजें करी जाएगी।
ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करो। अब बात करते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी को। इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब जैसे इंडिया है, हमारा प्यारा भारत, इस भारत के टेरिटरी को आप क्या कहोगे? इकोनॉमिक टेरिटरी। प्लस 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 इसमें जो ऊपर में एयर स्पेस, ऊपर जो प्लेन उड़ के जाती है, वो भी भारत का क्या हो गया? इकोनॉमिक टेरिटरी हो गया। और क्या आपको पता है कि 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का टेरिटरी होता है, ये सब जो पानी के अंदर में है वो सब इंडिया का टेरिटरी, इसको भी आप कहोगे। प्लस हमारी जो एम्बेसीज है, देखो हमारी एम्बेसी, इंडिया की एम्बेसी क्या होती है? विदेशों में होगी, जैसे यूएसए में होगी, जापान में होगी, ठीक है, जर्मनी में होगी। तो उन देशों में जो एम्बेसीज होंगी हमारी, तो वो हमारी टेरिटरी है। और इंडिया में जो एम्बेसीज होंगी यूएसए जापान की, वो हमारी टेरिटरी नहीं, इस चीज को याद रखो। फिर हमारी जो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट है, जो कि दो या दो से ज्यादा कंट्री के बीच में ऑपरेट कर रहे हैं, वो सब हमारी टेरिटरी होगी। फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स, जो कि हमारे रेसिडेंट्स के द्वारा उसको मैनेज किया जा रहा है, उसको हम लोग कहेंगे इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या है, इसको समझते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट्स मतलब क्या होता है? जो हमारे देश में नॉर्मली रिसाइड कर रहे हैं, जिनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में लाई कर रहा है, उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट्स कहेंगे। समझ में आ गया? जैसे मान लो कि इंडिया में चुन्नू बेटा है, तो चुन्नू बेटा क्या कर रहा है? इंडिया में कमा रहा है, इंडिया में ही इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया में ही कंज्यूम कर रहा है, तो उस चुन्नू बेटा को क्या मानोगे? इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट। लेकिन उसका भाई है मुन्नू, मुन्नू क्या कर रहा है? मुन्नू चला गया अमेरिका, और अमेरिका में 1 साल से ज्यादा समय से रह रहा है, और वहीं पर कमा रहा है, वहीं पर कंज्यूम कर रहा है, वहीं पर इन्वेस्ट कर रहा है। तो अब मुन्नू भले ही सिटीजन ऑफ इंडिया है, लेकिन मुन्नू क्या है? अमेरिका में ये सारी चीजें कर रहा है ना, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पे लाई कर रहा है? अमेरिका में कर रहा है। तो मुन्नू जो है ना, वो हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स में नहीं माने जाए। हाँ, उसके पास पासपोर्ट इंडिया का है, सिटीजन इंडिया का है, लेकिन वो नॉर्मल रेसिडेंट्स अमेरिका, 1 साल से ज्यादा वहां पर है। तो ये होता है मुन्नू बेटा। चुन्नू को हम लोग करेंगे अच्छा बेटा है चुन्नू, और मुन्नू को हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि एक ऐसा पर्सन या इंस्टीट्यूशन जो कि इंडिया में नॉर्मली रिसाइड करता हो, या इंस्टीट्यूशन की भी बात है, जहाँ कंपनी की बात है, जैसे मान लो एबीसी कंपनी है, वो अमेरिका की कंपनी, लेकिन वो काम कहाँ पे कर रही है? वो इंडिया में काम कर रही है, इंडिया में ही उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट्स हो गया 1 साल से ज्यादा समय से। अब देखो फैक्टर इनकम क्या होता है और ट्रांसफर इनकम क्या होता है। सिंपल सी बात है, अगर बिना काम के पैसा दे दिया जाए ना, तो उसको ट्रांसफर इनकम कहते हैं। जैसे हमारे घर में मामा जी आते हैं तो पैसा दे देते हैं जाते टाइम, तो कुछ मामा जी नहीं देते हैं, तो उनको 4 बार प्रणाम करना पड़ता है। तो फिर उनको दिमाग में आता है कि भाई पैसा देना है, तो वो जो पैसा दे देते हैं, ठीक है, तो वो जो पैसा हो गया वो कैसा हो गया? वो हो गया ट्रांसफर इनकम। ठीक है, क्योंकि हमने उसके बदले में उनको कुछ नहीं दिया है, हमने उनको कुछ नहीं दिया है, बदले में उनसे पैसा ले लिया है, तो हो गया ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है? ऑफिस में जाओ, काम करो, तब मिलता है पैसा, तो हो गया फैक्टर इनकम। मतलब हम लोग जब अपनी सर्विसेज देते हैं, उसके बदले में जो पैसा मिलता है वो हो गया फैक्टर इनकम। जो ऐसे ही मिल गया एक तरफा, जीवन में कुछ चीजें एक तरफा की जाती, आपको भी पता है क्या चीजें, कुछ ऐसे नवयुवक होंगे ही जो कि एक तरफा कर रहे होंगे। तो जब एक तरफा चीजें होंगी तो ट्रांसफर इनकम, दो तरफा हो गया तो फैक्टर इनकम। समझ में आ गया ना? ध्यान से, फिर किसी और दिशा में मत चल जाओ, ठीक है, यहीं रहो, पढ़ाई करो, फिर और किसी और एक तरफा के बारे में मत सोचो। तो ये हो गया फैक्टर इनकम, ये हो गया ट्रांसफर इनकम। ठीक, नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करेंगे तो केवल फैक्टर इनकम को लेंगे, कभी भी ट्रांसफर इनकम को नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफर इनकम के एग्जांपल हो गए स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये सब आपके ट्रांसफर इनकम हो गए। स्कॉलरशिप में सरकार पैसा दे देती है, हम कुछ उसके बदले नहीं देते, तो ये सारी चीजें। रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब आपके फैक्टर इनकम हो गए, क्योंकि आपने अपना लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल दिया, एंटरप्रेन्योरशिप दिया, तब आपको पैसे मिले। ठीक है, दो तरफा है, ये अच्छा होता है। ठीक है, दो तरफा जो होता है ज्यादा सुकून देता है, एक तरफा में तो दर्द ही दर्द है, समझ रहे होगे। तो ये चीज। अच्छा, पेंशन और ओल्ड एज पेंशन के बीच में, ओल्ड एज पेंशन, इसके बीच में डिफरेंस। पेंशन जो होता है, आपने काम किया 60 साल में रिटायर करे तब जो पेंशन मिला, दैट इज फैक्टर इनकम। और ओल्ड एज पेंशन जो है, बूढ़ा हो गए, काम पैसा मिल रहा है, ट्रांसफर इनकम। तो ये चीज होती है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास कैपिटल स्टॉक है उसमें कुछ ऐड कर दिए, पहले से 4 गो मशीन था, 2 गो मशीन और खरीद लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। 2 टाइप होते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट मतलब जो ग्रॉस मतलब टोटल, ग्रॉस मतलब कभी भी चीजें आए ना तो उसको टोटल समझो, और नेट मतलब प्योर। एक चीज और होता है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई मशीन खरीद ली, ये मशीन खरीद ली, तो क्या होगा, समय के साथ साथ 4 लाख का ही मशीन है, और समय के साथ साथ क्या होगा कि मशीन में टूट फूट हो जाएगा, मशीन की मरम्मती करनी पड़ेगी, तो इसके कारण से उसकी वैल्यू
4 लाख से घट के मान लो 3 लाख हो गई, तो मतलब क्या हो गया, 1 लाख तो कम हो गया ना, डिप्रिशिएशन हो गया ना। तो ये चीज, इसको क्या कहते हैं आप लोग, डिप्रिशिएशन कहते हो, मूल्यह्रास कहते हो। मोबाइल खरीदे, ठीक है, ये मोबाइल खरीदे थे, मोबाइल खरीदने के 1 साल के बाद जब ये मोबाइल बेचने गए तो खरीदे थे 10,000 में, बिका 5,000 में, तो डिप्रिशिएशन हो गया ना, मोबाइल की वैल्यू कम हो गई। क्यों? समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गया। तो ये सारी, उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की। ये क्या चीज है भाई? देखो, इंडिया का टेरिटरी है, तो मैंने आपको बताया कि इंडिया के टेरिटरी के अंदर जितने लोग काम करते हैं सबका इनकम जब जोड़ देते हो तो बन जाता है क्या, डोमेस्टिक इनकम। सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि इंडिया के नॉर्मल रेफरेंट्स नहीं होंगे। वो कहाँ के होंगे? वो यूएस के होंगे। लेट्स से कुछ ऐसे लोग हैं, ए बी सी, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ के नॉर्मल रेफरेंट्स नहीं है। वो कहाँ के हैं? वो यूएस के। लेकिन जब डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हो तो सबका साथ में ले लेंगे। लेकिन जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, जैसा मैंने बताया अभी, नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा हम लोग नॉर्मल रेफरेंट्स को देखेंगे, चाहे वो कहीं भी काम कर रहे हो। ठीक है, नॉर्मल रेफरेंट्स की बात करेंगे। अब देखो होगा क्या, अमेरिका में भी तो कुछ ऐसा केस होगा। तो अमेरिका का अगर पूरा इनकम हम लोग जोड़ दें पूरे टेरिटरी का, तो बन जाएगा डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम ऑफ यूएसए, क्योंकि अमेरिका के पूरे टेरिटरी को हम लोग ऐड करें। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे XYZ जो कि इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स होंगे। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट्स को लेंगे ना, तो क्या करेंगे? सिंपल सी चीज है, ध्यान से समझो कि XYZ का जो इनकम होगा वो किसका नॉर्मल रेसिडेंट्स है? XYZ किसका नॉर्मल रेसिडेंट्स है? इंडिया का। ये इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट्स है ना, जो कि काम कर रहा है यूएस में। तो हम लोग क्या करेंगे कि इंडिया का जब इनकम निकालेंगे ना, तो प्लस कर देंगे ये वाला इनकम और माइनस कर देंगे एबीसी का इनकम। मतलब इंडिया का जब निकालेंगे तो उसमें यूएस वाला भगा देंगे, एबीसी को घटा देंगे, इंडिया का डोमेस्टिक इनकम निकाल लेंगे, मतलब इंडिया का जो इनकम होगा उसको निकाल लेंगे। उसमें से क्या करेंगे, इंडिया जो बाहर में कमा रहे हैं, हमारे दोस्त मित्र जो बाहर में कमा रहे हैं, ठीक है, उसके इनकम को हम लोग ऐड कर लेंगे XYZ के इनकम, और जो इंडिया में जो विदेशी लोग काम करें उनके इनकम को हम लोग माइनस कर लेंगे। तो ये चीज होगी। तो इंडिया का पूरा इनकम हो गया डोमेस्टिक इनकम, प्लस इस इनकम को क्या कहोगे? XYZ। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब विदेश से पैसा जो मिल रहा है, ठीक, और एबीसी मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इससे आपका निकल जाएगा नेशनल इनकम। और ये चीज क्या हो गई? यही होता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फीफा में से जब फीटा को माइनस कर देते हो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से जब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर देते हो, तो बन जाता है आपका NFIA। और जब डोमेस्टिक इनकम में इसको ऐड कर देते हो तो बन जाता है आपका नेशनल इनकम। ठीक। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडी माइनस कर दो। मतलब क्या हो गया कि देखो समझो कि कोई भी सामान है, लेट से कि ये कार है, वो 1 लाख में बनी है। 1 लाख में जब बनी है ना, तो मार्केट में तो 1 लाख में नहीं बिकेगा। मार्केट में कितने बिकेगा? सबसे पहले सरकार उस पर कुछ टैक्स लगाएगी, तो कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस उस पर लगेंगे। लेट से कि 20,000 उस पर टैक्स लगा, चलो ठीक है। सरकार कभी कभी सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर देती है, तो सब्सिडीज को हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि समान सब्सिडी क्या होता है? सरकार की तरफ से हेल्प होता है। लेट से कि 5,000 की सब्सिडी मिली, तो अब क्या होगा? ये सामान कितने में जाके बिकेगा? 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000, उसमें से 1,15,000 में जाकर ये बिकेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप क्या कहते हो? इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैंने सब्सिडी को क्या कहते हो? आप कहते हो उसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? मतलब कितने में सामान बना है, जैसे कार कितने बना? 1 लाख, तो हो गया फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, 1 लाख में क्यों बना? क्योंकि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप को 1 लाख देने पड़े, तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। और मार्केट प्राइस का क्या हो जाएगा? ये मार्केट में जितने बिकता है उसको हम लोग मार्केट प्राइस कहते हैं। अब देखो इस चीज को ना बहुत इंपॉर्टेंट समझ के आप याद कर लें। देखो, जब ग्रॉस से कहीं पे आपको जाना है नेट पर, ग्रॉस मतलब क्या बताया था मैंने? टोटल। नेट मतलब क्या बताया था? प्योर। तो अगर आपको टोटल से प्योर पे जाना है तो उसमें से डिप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और नेट से जब आपको ग्रॉस पे जाना है, डिप्रिसिएशन को ऐड करो। फैक्टर कॉस्ट मतलब 1 लाख में कार बना था ना, तो फैक्टर कॉस्ट से आकर आपको मार्केट प्राइस पे जाना है, तो टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करोगे। मतलब इसमें क्या चीज होगी? इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्स, डायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक। और मार्केट प्राइस से जब अपने फैक्टर कॉस्ट की तरफ आओगे तो माइनस करोगे, क्योंकि कम होगा, फिर से आप समझ सकते हो, ऐसे याद रखो।
और डोमेस्टिक से जब नेशनल की तरफ जाना हो तो NFI को ऐड करोगे, मतलब फीफा माइनस फीटा करोगे, और जब नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ आओगे तो आप एक तरह से कह सकते हो माइनस फीफा प्लस फीटा, उल्टा। तो ये चीज अगर याद हो गया तो कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद एग्रीगेट्स की बात करते हैं, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी मतलब नेट नेट नेट। It is a factor income accruing to owners of factors of production for supplying factor services within domestic territory during a accounting year. NDP, देखो तीन चीज आप याद रखना, आप कहीं पे भी कुछ भी चीजें होंगी तो या तो वो ग्रॉस होगा या नेट होगा, या तो वो टेरिटरी, देखो ग्रॉस एग्रीगेट में ग्रॉस होगा या नेट होगा, डोमेस्टिक होगा या नेशनल होगा, साथ ही साथ प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट मतलब फाइनल प्रोडक्ट, उसके बाद फैक्टर कॉस्ट होगा या मार्केट प्राइस होगा, यही सारी चीजें होंगी। ग्रॉस, डोमेस्टिक, प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सॉरी एट फैक्टर कॉस्ट, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक, यही कॉम्बिनेशन बनेंगे, या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस, तो यही कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे। इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो। एनडीपीएफसी मतलब क्या होता है कि मतलब एनडीपीएफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उनको कितना पेमेंट किया गया एक साल के अंदर में, मतलब फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होता है, पेमेंट्स किए गए रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के रूप में, तो उसको आप एनडीपीएफसी करो। जीडीपीएमपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू की बात हो रही है, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस दैट इज प्रोड्यूस इन बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट, प्रोड्यूसिंग यूनिट लोकेटेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी एक साल के अंदर। एनडीपीएमपी क्या हो गया, अगेन ये मार्केट वैल्यू है लेकिन नेट मार्केट वैल्यू, इट इज द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल प्रोडक्शन यूनिट लोकेटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। यहाँ पे डोमेस्टिक है ना, बीच वाले का मतलब क्या हो गया, डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अकाउंटिंग है। तो ये सारी चीजें जब बात आती है तो इस तरीके से आप याद रखोगे। एनडीपीएफसी को आप क्या कहते हो, उसको आप डोमेस्टिक इनकम कहते हो, डोमेस्टिक इनकम। और उसके बाद एनएनपी आ गया तो नेशनल वाली चीज आ गई, तो नॉर्मल रेसिडेंट्स यहीं पर आ जाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट्स। ठीक है, यहां पर ये एन का मतलब हो गया नेशनल, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इट इज सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट। देखो यहाँ पर नॉर्मल रेसिडेंट्स की बात, पिछले बार हम लोगों ने क्या देखा कि हमेशा डोमेस्टिक टेरिटरी की बात आती है, डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी। यहाँ पर बात आएगी नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा जो भी चीजें करी गई है। अगेन मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, एनएनपी नेट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स। तो ये सारी चीजें आ जाती है। और यहाँ पे एनएनपीएफसी जो होता है वो होता है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, राइट। अब देखो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन की बात करें तो तीन मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। सबसे पहले समझते हैं वैल्यू एडेड मेथड। इसमें आपका जो निकलता है वो निकलता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस की बात होती है। इसको आप जीडीपी एमपी भी समझ सकते हो। इसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है, उसमें आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हो। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो भी सामान का वैल्यू है उसमें आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हो, तो उससे निकल आता है वैल्यू एडिशन, कितना वैल्यू ऐड किया गया, इससे आप कैलकुलेट करते हो। ठीक, अब देखो इस वैल्यू ऑफ आउटपुट को आप दो तरीके से मैनेज कर सकते हो, दो तरीके से आप इसको देख सकते हो। होता क्या है, लेट्स से कि एक ए नाम की कंपनी है, कंपनी क्या है, ए। ये क्या बनाती थी, ये बनाती थी चीनी बनाती थी, ठीक है, शुगर का प्रोडक्शन ही करती थी, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ शुगर। तो ये क्या खरीद रही होगी, ये खरीद रही होगी शुगर केन, ठीक है, शुगर केन लेट से 10 लाख का इसने शुगर केन खरीदा और उसको अपनी फैक्ट्री में लाया और उसने चीजें प्रोड्यूस करी और उससे बनाया शुगर, और शुगर का वैल्यू रखा 15 लाख। तो कितना वैल्यू एडिशन किया, वैल्यू एडिशन कितना हो गया, या वैल्यू एडिड कितना हो गया, फाइनल जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, आउटपुट क्या है शुगर, तो उसका वैल्यू कितना है 15 लाख। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हो गया शुगर केन, तो माइनस करोगे 10 लाख, मतलब आपने कितना वैल्यू एडिशन किया है, आपने किया 5 लाख। तो ये तो एक यूनिट की बात होगी ना, आप पूरे देश का जब कर देते हो तो बन जाता है वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू नेशनल। ठीक, अब देखो वैल्यू एडिशन में ना, जब आप वैल्यू एडिशन निकालते हो तो इसमें सबसे पहले आप निकालते हो सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट। हो सकता है वैल्यू ऑफ आउटपुट में देखो 15 लाख जो ये चीज है, यहां से आप इस तरीके से समझ सकते हो सकता है कि आप इसको दो पार्ट में समझ सको, या क्वेश्चन में दो तरीके से चीजें रहे, ऐसे डायरेक्ट 15 लाख ना लिखा, इसमें ये लिखा हो कि शुगर का सेल हुआ है
सेल्स हुआ है 12 लाख का, और जो चेंज इन स्टॉक है, चेंज इन स्टॉक मतलब अभी का जो स्टॉक है, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, मतलब पुराना जो स्टॉक था, अब ये समझो, इस चीज को बहुत ध्यान से समझो, मेरी फैक्ट्री है और मैंने साल के शुरुआत में, अच्छा फाइनेंशियल ईयर कब से होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल से शुरू। ठीक है, तो 1 अप्रैल को मैंने हिसाब लगाया कि मेरी फैक्ट्री में कितना का माल पड़ा हुआ है, उसमें पड़ा हुआ है 8 लाख का माल अभी शुरुआत में। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 को मैं ये कैलकुलेट करता हूँ कि 8 लाख का माल पड़ा हुआ है। ठीक, लास्ट में जब खत्म होगा फाइनेंशियल ईयर 2023 में, तो मैं अब जाके देखता हूं तो वहां पर कितना का माल पड़ा हुआ है, गोडाउन में पड़ा हुआ है 10 लाख का। तो मतलब क्या कहूंगा मैं कि इस साल मैंने 2 लाख प्रोड्यूस करा है, 2 लाख का माल प्रोड्यूस करा है। क्यों? क्योंकि 8 लाख का माल तो पहले से पड़ा हुआ था, पुराना माल था वो। जब ये साल शुरू हुआ था तो 8 लाख का माल तो पहले से पड़ा हुआ था। अभी मैं जाके देख रहा हूं तो 10 लाख का माल है, मतलब 2 लाख का माल इस बार मैंने ऐड किया। तो इस बार का चेंज इन स्टॉक क्या हो गया, चेंज इन स्टॉक क्या हो गया, लेट्स से 2 लाख। ठीक है, तो आपका जो शुगर का वैल्यू ऑफ आउटपुट है, तो 12 लाख तो आप बेच लिए, और 2 लाख का माल आपके गोडाउन में पड़ा रह गया, स्टॉक रह गया। और 2 लाख का माल पुराना वाला नहीं हम लोग कैलकुलेट करें, हम वो कैलकुलेट करें जो कि इस साल हम लोगों ने किया है। तो 12 2 14 हो गया, तो यहां पर आप देखोगे 14 लाख का सेल। ठीक है, 14 लाख का सेल और वैल्यू ऑफ आउटपुट 14 लाख का सेल नहीं, सेल और प्लस चेंज इन स्टॉक दोनों मिलाकर आपका 14 लाख बनता है, तो वैल्यू एडिशन हो गया आपका 4 लाख। समझ में आ रही चीज है? हम लोग स्टॉक में कौन सा लेते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि 12 लाख का मेरा माल बिक गया, 12 लाख की मेरी चीनी बिक गई, और गोडाउन में जाके देखा कितना का चीनी नहीं बिका है दोस्त, वो भी तो हम लोगों ने प्रोड्यूस करा है ना, कितना का नहीं बिका। तो मालिक पिछले साल का 8 लाख का पड़ा हुआ, इस साल टोटल करते हैं तो 10 लाख हो जाता है, मतलब 2 लाख का इस बार हम बनाए हैं, बिका नहीं, तो 14 लाख बनाए ना हम लोग। आउटपुट तो हमारा 14 लाख का हुआ है ना, ये समझो, आउटपुट 14 लाख का हुआ है, समझो। तो ये बन जाता है वैल्यू एडिशन इस तरीके से 4 लाख। ठीक है, तो ये करते हैं। प्रिकॉशन क्या रखना है, हम लोग डबल काउंटिंग को इसमें अवॉइड करना है। डबल काउंटिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, देखो एक ही चीज को बार बार हम लोग ऐड करने से बचने के लिए सबसे बेहतर कर सकते हैं कि हम लोग फाइनल गुड को लें। ठीक है, फाइनल गुड को लें। एक और एग्जांपल समझ, हुआ क्या कि एक फार्मर है, उसने क्या किया कि गेहूं की उपज करी, और वो 10 लाख का गेहूं उसने प्रोड्यूस करा। ठीक, इस 10 लाख के गेहूं को उसने बेच दिया एक मिलर को, जिसने 10 लाख में खरीदा, 10 लाख का गेहूं खरीदा, और इसने फिर आगे एक बेकर को बेच दिया कितने में, 12 लाख। और बेकर ने फिर क्या किया, बेकर ने 12 लाख में खरीदा वो गेहूं, और फिर कंज्यूमर को 15 लाख में बेच दिया। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आप 10 लाख प्लस 12 लाख प्लस 15 लाख सबको कैलकुलेट करोगे, नहीं। इस चीज का याद रखना, आप क्या करोगे, आप हर एक लेवल पे केवल वैल्यू एडिशन को याद करोगे। पहला क्या करोगे, हर एक लेवल पे वैल्यू एडिशन को केवल कैलकुलेट करोगे। तो फार्मर ने कितना किया, फार्मर ने हवा में से प्रोड्यूस किया था। ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं कि फार्मर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0 था, तो उसने 10 लाख का वैल्यू एडिशन किया, तो फार्मर ने किया 10 लाख। मिलर ने कितना किया, मिलर कैसे वैल्यू एडिशन निकालते हैं, अभी तो मैंने बताया ना वैल्यू एडिशन किस तरीके से निकालते हैं, आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करते हैं। तो आउटपुट कितना का हुआ मिलर का, 12 लाख का, खरीदा कितने में था, 10 लाख का, तो 2 लाख का उसने वैल्यू ऐड किया। बेकर खरीदा 15 में, सॉरी खरीदा 12 में, बेचा 15 में, तो 3 का उसने वैल्यू एडिशन किया, तो 15 लाख आपका हो गया टोटल वैल्यू एडिशन। या फिर आप क्या करो, फाइनल गुड के वैल्यू को केवल देख लो, फाइनल गुड को, तो फाइनल गुड की वैल्यू कितनी, तो कंज्यूमर 15 लाख में खरीदा है, तो 15 लाख। इस तरीके से आप डबल काउंटिंग को अवॉइड करोगे, कभी भी हर एक लेवल पे जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है केवल उसी को ऐड करोगे, ना कि जो पूरा वैल्यू है, पूरा जो दाम है उस चीज को। ठीक, सेकेंड हैंड गुड के सामान को कभी हम लोग ऐड नहीं करेंगे, और सेल्फ कंज्यूम आउटपुट को हमेशा ऐड करेंगे, मतलब मस्ट बी इंक्लूडेड। जैसे डेल कंपनी उसने लैपटॉप बनाया, आपने ही एम्प्लॉय को दे दिया, तो क्या उसको नेशनल इनकम में नहीं कैलकुलेट करेंगे, करेंगे जरूर। अब कि वैल्यू एडेड मेथड से कैसे आप नेशनल इनकम तक पहुंचोगे, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप वैल्यू एडिशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, जीवीए या जीडीपी एमपी। तो मतलब क्या हो गया, तीनों सेक्टर के, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर के जितने भी वैल्यू एडिशन है उसको आप ऐड करोगे, उससे आप पहुंच जाओगे कहाँ पे, जीवीएमपी या जीडीपी एमपी पर। ठीक है, जीडीपी एमपी पर, और इससे आपको कहाँ पे पहुंचना है, एनएनपीएफसी पर, मतलब नेशनल इनकम पे।
नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपीएफसी होता है ना। तो जी से एन पर जाना है आपको, तो जी से एन पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन। ये कहाँ से हम लोगों ने पढ़ा, ये देखो इस चीज को मैंने बताया था ना, ये स्लाइड आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो डिप्रिशिएशन माइनस करोगे, अच्छा डी से एन पर जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनएफआई को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पी तो है ही, उसके बाद एमपी से एफसी पे जाना है तो माइनस एनआईटी करना होगा। तो जब आप ये कर लेते हो तो आपका बन जाता है एनएनपी एफसी, ठीक है। तो माइनस डिप्रिशिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस एनएफआई, तो बन जाता है आपका नेशनल। उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करते हैं, तो देखो जीडीपी एमपी अगेन निकलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि चार सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, एक आपका जो होता है वो बिजनेस सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है और एक्सटर्नल सेक्टर होता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर किस चीज़ पे खर्चा करता है, गुड्स और सर्विसेज के कंजम्पशन पे, तो हो जाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो खर्चे करते हैं कंजम्पशन पे उसको कहते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बिजनेस जो खर्चे करते हैं, देखो बिजनेस में फिर अब चौथा जो हो गया वो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। अब ये कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, तो नॉर्मली बिजनेस क्या करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट पे खर्चे करते हैं, लेकिन बिजनेस ही नहीं करते हैं, और भी चीजें होती है। देखो अब ये दो टाइप का हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट दो टाइप के हो गए, एक आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक होगा चेंज इन्वेस्टमेंट, या मतलब आप इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट इसको कहते हो। तो ये फिक्स इन्वेस्टमेंट में आप बिजनेस भी करेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर भी करेगा और गवर्नमेंट भी करेगी, ठीक है। तो जो बिजनेस करेगी बिजनेस सेक्टर, उसको आप कहोगे ग्रॉस डोमेस्टिक बिजनेस। फिक्स इन्वेस्टमेंट जो हाउस होल्ड वाले घर बनाने पे करते हैं उसको हम लोग रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और जो गवर्नमेंट करती है जैसे पुल वगैरह सड़क वगैरह बना रही है तो उसको ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी होता है, इसको क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक से करते हैं। उसका नेट एक्सपोर्ट होता है, मतलब विदेशों से, तो मतलब एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करते हैं, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट बन जाता है। प्रिकॉशन क्या करना है, कभी भी इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को नहीं लेना, इंटरमीडिएट गुड पे जो खर्चे होते हैं उसको नहीं लेना। चंदू के चाचा ने जब शुगर खरीदा था उसको कंजम्पशन को हम लोग नहीं लेंगे, फाइनल गुड जो चीज़ होंगी उस पर जो एक्सपेंडिचर किया गया हाउस होल्ड के द्वारा उसको लेंगे। सेकेंड हैंड गुड पे जो खर्चे होते हैं उसको हम लोग नहीं करेंगे। सेल्फ यूज के लिए जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करी गई उस पर जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसको जरूर लेना है। ट्रांसफर एक्सपेंडिचर को अवॉइड करेंगे, मैंने बताया था एक तरफा जो होता है उसको हम लोग कभी नहीं लेंगे। क्या क्या, तो आप प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट को ऐड करोगे तो इससे आप निकल के आ जाएगा जीडीपी एमपी। इसमें आप डिप्रिशिएशन को माइनस करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना है, और एनएफआई को ऐड करोगे तो आप पहुंच जाओगे नेशनल इनकम पर, राइट। उसके बाद इनकम मेथड की बात करें तो इनकम मेथड से आपका निकलता है एनडीपीएफसी। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को आप ऐड करते हो, ये इनकम का तरीका है। तो इनकम कंपनसेशन के तौर पे मिलता है तो कैश के रूप में मिल सकता है, तो पैसे मिल गए, कैश मिल गया, आपने काम किया उसके बदले में आपको कैश में मिला है। या फिर हो सकता है काइंड में मिल जाए आपको, घर मिल जाए, या आपके बच्चों के लिए एजुकेशन वाला फैसिलिटी मिल जाए, आपको ड्रेस मिल जाए, तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो काइंड के अंदर में आती है। उसके बाद क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्या करता है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूट करता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि प्रोविडेंट फंड वगैरह हो गया, नेशनल पेंशन स्कीम हो गया, सारी चीज़ें में क्या होता है, लेट्स से कि मेरी सैलरी कितनी है 15,000 रुपये, तो मेरे को मिलेगी 12,000 रुपये, और 3,000 जो होगा ना मेरे सैलरी में से कट के एक अकाउंट में जमा हो जाएगा, और उतना ही पैसा जो एम्प्लॉयर होगा, एम्प्लॉयर मतलब मैं टाटा की कंपनी में काम कर रहा हूँ तो टाटा मेरा एम्प्लॉयर हो गया, तो टाटा भी करीब करीब उतने ही पैसे मेरे नाम से जमा कर देंगे। और जब मैं रिटायर हो जाऊंगा या अलग अलग उसमें प्रोविजंस होते हैं, उसके बाद मुझे इतने पैसे इकट्ठा मिल जाएंगे। तो हमारे जो मेरे जो कट के गए हैं ना वो आप इसमें नहीं लोगे, क्योंकि वो तो पार्ट है ना, कैश का ही पार्ट है, वो तो सैलरी का ही पार्ट, जो एम्प्लॉयर ने दिए वो एक्स्ट्रा है। तो इसलिए सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, इसको आप अलग तरीके से देखते हो, ठीक। उसके बाद रेंट एंड रॉयल्टी होता है, इंटरेस्ट होता है, उसका प्रॉफिट। अच्छा प्रॉफिट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रॉफिट को कहाँ कहाँ डिवाइड किया जा सकता है, तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट सरकार को देना पड़ता है, कॉर्पोरेट टैक्स। उसके बाद कुछ पैसे जो होते हैं वो डिविडेंड के रूप में जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको बांटे जाते हैं। उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं, कुछ पैसे को रख लिया जाता है, तो वो चीज़। फिर उसके बाद मिक्स्ड इनकम होता है, मतलब कुछ ऐसे पैसे होते हैं ना, कुछ ऐसे इनकम होते हैं जिसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं किया सकते, उसको कंपनसेशन एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट डिवाइड नहीं किया। जैसे एक मेरी दुकान है मान लो, या मैं एक डॉक्टर होता तो मेरी क्लिनिक होती, तो उस समय में भाई एम्प्लॉय भी मैं ही हूँ, घर भी मेरा ही है, तो एम्प्लॉय मैं ही हूँ तो कंपनसेशन मैं ही लूँगा, रेंट भी मैं ही लूँगा, इंटरेस्ट पैसे भी मेरे लगे हुए हैं तो इंटरेस्ट भी मैं ही लूँगा, और प्रॉफिट भी मेरे ही है। तो जब ऐसे मिक्स वाली चीज़ें आ जाती है तो उसको आप मिक्स इनकम कहते हो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रखना कि रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को जब आप ये करते हो, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो ये बन जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो कई बार होता है कि एनडीपीएफसी मतलब हो जाता है सीओई
प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है एनडीपीएफसी। कभी भी ट्रांसफर इनकम को नहीं लेना है, कैपिटल गेन को नहीं लेना है। जो भी कैपिटल गेन होंगे, जैसे मैंने किसी के शेयर खरीद लिए और फिर ज़्यादा दाम पे बेच दिए, तो वो जो मुनाफा होगा उसको नहीं करना है। सेल्फ कंज्यूम आउटपुट को हम लोग इंक्लूड करेंगे और फ्री सर्विस जो प्रोवाइड किए गए हैं उसको भी हम लोग ऐड करेंगे। तो जब आप ये चीज़ें ऐड कर देते हो तो निकल जाता है एनडीपीएफसी। और एनडीपीएफसी मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम, और इसमें जब आप ऐड कर देते हो एनएफआई को तो बन जाता है नेशनल इनकम। हम लोग समझते हैं रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। देखो, करंट ईयर के प्राइस पर जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो वो निकलता है नॉमिनल जीडीपी, और जब एक बेस ईयर के प्राइस पर जब आप कैलकुलेट करोगे तो रियल जीडीपी निकलता है। तो इसको एक एग्जाम्पल समझते। देखो 2019 में क्या हुआ कि 1200 यूनिट सामान प्रोड्यूस हुए और हर एक सामान का दाम था 10 रुपये। तो जीडीपी कितनी हो जाएगी? जीडीपी हो जाएगी 1200 गुने 10, तो 12,000। 2020 में क्या होगा कि 1000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ और 13 यूनिट हर एक यूनिट का दाम था, तो कितना हो जाएगा? 13,000 रुपये। ठीक है, और उसके बाद 21 में हम लोगों ने देखा कि 1500 यूनिट प्रोड्यूस हुआ, 15 रुपये दाम थे, तो ये हो जाएगा 22,500 रुपये। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अगर कोई ये देखेगा कि जीडीपी, अगर कोई ये कैलकुलेट ना करे, बाकी सारी चीज़ें ना देखे, केवल जीडीपी देखे, तो क्या लगेगा उसको? भाई इंडिया की जीडीपी 12,000 थी 2019 में, 2020 में 13,000 होगी, वाह इंडिया तो ग्रो कर रही। क्या आपको लगता है कि इंडिया ग्रो कर रही है सही में? नहीं, क्योंकि ये जीडीपी बढ़ा हुआ क्यों शो कर रहा है? वो जीडीपी इसलिए बढ़ा हुआ शो कर रहा है क्योंकि दाम बढ़े हैं, महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन हो गया, इस कारण से। एक्चुअली देश नहीं डेवलप हुआ है, देश ग्रोथ नहीं हुआ। क्यों? कि पहले 1200 यूनिट प्रोड्यूस करता था इंडिया, वो 1000 यूनिट कर रहा है। तो इस जीडीपी से सही कैलकुलेशन नहीं हो पाता। ये जीडीपी क्या है? नॉमिनल जीडीपी। सही कैलकुलेट करने के लिए हमको रियल जीडीपी पता करना चाहिए। हम लोगों को प्राइस को कांस्टेंट मान लेना चाहिए। लेट से कोई भी प्राइस को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। लेट से इस 10 रुपए को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, तो 2019 में क्या हो जाएगा? 10 रुपये 12,000 रुपये। 10 रुपये कांस्टेंट रखना है, 20 में भी हम लोग 10 पे कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये। और 21 में कितना? 10 रुपये अगेन 15,000। तो एक्चुअली में हमें पता चल रहा है कि 2020 में हमारी स्थिति खराब हुई थी। ठीक है, हम लोग ग्रोथ नहीं हुआ था, पीछे की तरफ गए थे, नेगेटिव ग्रोथ होता। उसके बाद फिर हम लोग अच्छा ग्रोथ करने लगे। तो ये कब पैसा पता चलता है? वो रियल जीडीपी पता चलता है जब हम लोग एक बेस प्राइस से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो रियल जीडीपी मतलब असली जीडीपी, जब हम लोग बेस ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। नॉमिनल मतलब उस करंट ईयर के प्राइस पे करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये फिजिकल आउटपुट से ही केवल इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि उसमें प्राइस को तो हम लोगों ने कांस्टेंट मान लिया है। तो इससे हम लोग को पता चलेगा कि कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ है, ज़्यादा या कम। ठीक है, और ये अच्छा एक इंडिकेटर इकोनॉमिक ग्रोथ का। नॉमिनल जीडीपी अच्छा इंडिकेटर नहीं। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कैलकुलेट करने का, कन्वर्ट करने का तरीका होता है रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। और ये प्राइस इंडेक्स जो होता है दैट इज डिफ्लेटर होता है, जीडीपी डिफ्लेटर, जो कि बताता है कि दोनों में कितना वेरिएशन है। जीडीपी और वेलफेयर के रूप में ये चीज़ आप समझो कि जीडीपी को, बढ़ते हुए जीडीपी को अच्छा एक माना जाता है कि लोगों के द्वारा कि हाँ ये अच्छा सेंस है कि भाई इससे कंट्री ग्रो करेगी, लेकिन एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है वेलफेयर का। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नलिटीज़ भी तो होंगे। एक्सटर्नलिटीज मतलब ऐसी चीज़ें होती है जिसके लिए आप पे नहीं करते हो। जैसे मान लो कि आपके शहर में 4 फैक्ट्री लग गई, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है, पैसे तो आ रहे होंगे, लेकिन उससे क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, आपके हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा है, तो वेलफेयर तो नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़, जीडीपी का कंपोजिशन क्या है? जीडीपी से आपका जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन क्या उससे हथियार, गोला बारूद उससे बना बना के आप जीडीपी बढ़ा कर रहे हो कि अच्छे सामान बना रहे हो, वेलफेयर के सामान बना रहे हो? ये भी चीज़ है ना। तो केवल जीडीपी बढ़ने से ये चीज़ तो नहीं होगी कि वेलफेयर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, कुछ ही लोगों के पास इकोनॉमी तो भारत की बहुत बड़ी होगी, आपको पता होना चाहिए, दुनिया 5वीं 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, लेकिन क्या स्थिति सुधर गई? नहीं, क्योंकि कुछ लोगों के पास पैसा जमा होंगे। तो ये चीज़। उसके बाद है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग पैसे से पे नहीं करते, जैसे माँ का प्यार हो गया, या कुछ ऐसी आज भी बार्टर सिस्टम के थ्रू होते हैं, उससे वेलफेयर तो होता है, लेकिन क्या उसको हम जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं? नहीं करते। घर में जो माँ हमारे लिए काम करती है, क्या उसको हम लोग कभी जीडीपी में ऐड करते हैं? नहीं ऐड करते, लेकिन वो भी हमारे वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जीडीपी इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। सो दैट्स इट, और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैंने कुछ जो असाइनमेंट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, और उसका जो आंसर होगा वो अगले वीडियो की तरफ आपको मिल जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड पढ़ते रहिए बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।